इनहेलेशन के दौरान हम बात कर रहे थे रिब्स की सपोज नॉर्मल ये कंडीशन होती है कि नॉर्मल जो है रिब्स ऐसे होते हैं, जैसे ये सपोज मेरा हाथ है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। जब इनहेलेशन करनी होती है तो रिब्स मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये रिब्स जो है ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाएंगी, ठीक है जी, अपवर्ड रेज हो जाएंगी। क्यों रेस होंगी उसका हम नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंट है उसका भी आगे कि क्यों रेस्ट हो रही हैं। और उसी वक्त जब ये रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स रेस्ड हो जाती हैं, उसी दौरान जो है उसी वक्त हमने पढ़ा था कि नीचे जो है वो डोम शेप्ड का डायाफ्राम होता है, ठीक है, थिक एंड डोम शेप डायाफ्राम मौजूद होता है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल जो स्टेट है इस डायाफ्राम की वो डोम शेप्ड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जब ये मसल्स जो हैं उसी दौरान ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये डोम शेप जो था ये रिलैक्स हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर इसको फ्लैट कर देगा कि ये जो है डोम शेप का था ये फ्लैट हो जाएगा, मीन्स नीचे की तरफ मूव करेगा। अब नीचे की तरफ रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी और ये डोम शेप जो था डायफ्राम ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। अब उसका एरिया बढ़ा, उसकी वजह से इन लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर, उसका दबाव, थोरेसिक कैविटी का जो दबाव था वो कम हो गया। जब दबाव कम होगा एयर तो लंग्स के अंदर जो है वो एयर का प्रेशर कम हो गया। एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर कम हुआ तो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है? बाहर वाली साइड पर। तो हवा क्या करेगी? बाहर ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से लंग्स के अंदर रश करेगी, तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है जी। इस वजह से जो आपकी रिब्स थी वो ऊपर की तरफ रेज्ड हो गई, ठीक है जी, अपवर्ड मूव की, और ये जो डोम शेप डायफ्राम था ये फ्लैट हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी है इसका एरिया बढ़ गया। इससे क्या हुआ? इंक्रीज ऑल दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हुआ तो एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज। उसकी वजह से लंग्स जो है वो फैल जाएगा और इसके अंदर एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि बाहर वाली साइड पे इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर जो है वो तेज़ी से मूव करेगी लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है जी, ताकि दोनों साइड्स पर एयर का प्रेशर जो है वो इक्वल हो सके। नेक्स्ट फेज़ है एक्सेलेशन के गैसेस एक्सचेंज हो गई, वो हमने लास्ट पढ़ा कि कैसे हुई गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ एक्सेलेशन है कि हवा जो गैसेस एक्सचेंज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अब हवा के अंदर ज़्यादा है उसको हमने बाहर निकालना है अपनी बॉडी से। उसमें हम कैसे क्या देखते हैं? आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सेलेशन। इम्प्योर एयर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अब हमारी बॉडी के लिए वो इम्प्योर है। प्योर उस वक्त थी जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन थी, अब वो इम्प्योर हो गया क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? इम्प्योर एयर। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी, द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद ये रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब रिलैक्स होगा तो जिसकी वजह से रिब्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ जाएंगे वापस, ठीक है। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स टू रेज डोम शेप। उसके बाद डायफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से अब ये क्या होगा? जब रिलैक्स होगा तो नॉर्मल फिर से अपनी इस शेप में आ जाएगा, डोम शेप में ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा दोबारा से कि रिब्स मसल जो है वो फ्लैट हो गए और ये डायफ्राम जो है ये डोम शेप का होगा, जिसकी वजह से लंग्स थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो कम हो गया। थोरेसिक कैविटी का एरिया कम होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर का दबाव आ गया, ठीक है, प्रेशर आया, दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से लंग्स का जो है वो स्पेस कम हो गई और इसकी सैक्स के अंदर जो भी एयर होगी वो सारी एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाहर निकलेगी, ठीक है जी। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग्स।
द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। इस तरह लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसमें से एयर जो है वो एक्सपेल हो जाएगी। हमने लास्ट में पढ़ा था लंग्स जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। इसको दबाएंगे तो दब जाएंगे, आप इसको छोड़ेंगे तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं ये थोड़ी सी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक हमारा एक्सलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हमें जो है वो बातें हैं, ये हम देख लेते हैं। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एट रेस्ट, मीन्स जब नॉर्मल पोजीशन में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, तो तब आपका जो है ब्रीथ रेट है तो वो आपका 16 to 20 टाइम्स होगा 1 मिनट में, ठीक है। जिससे आप देखते हो अपनी नब्ज़ को भी देख सकते हो आपके ये 16 to 20 टाइम्स पर मिनट में हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दी रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। सिमिलरली जैसे हमारी हर एक्टिविटी को कंट्रोल ब्रेन कर रहा है और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं जैसे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ये ही इन्हीं में से आपकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ आपकी जो है वो सोने के टाइम को भी कंट्रोल करता है, जो आपको नींद आ रही होती है तो वो कंट्रोल करता है, आपकी इमोशंस को भी यही कंट्रोल करता है ब्रेन। सिमिलरली आपकी रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वो भी ब्रेन का कुछ पार्ट है। अब वो क्या है उस पार्ट में, कैसे वो कंट्रोल करता है? द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मींस के वो जो सेंटर है वो सेंसिटिव होता है कि आपकी उसको वैल्यू का पता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल जो वैल्यू है इतनी होनी चाहिए। जैसे ही उस नॉर्मल वैल्यू से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैसेज देता है रेस्पिरेशन का कि रेस्पिरेशन होनी चाहिए। अब जैसे कि हम देखते हैं उसकी एग्जांपल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर हार्ड जॉब आर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा जो है वो हार्ड जॉब, कोई ऐसी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई वज़न उठाया हुआ है हमने या कोई इस तरह का काम हम कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है मसल सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ होती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी मिल सके। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि C6H12O6 ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है उसको तोड़ना है, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। तो क्या मिलेगा? एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। अब इस एनर्जी को हासिल करने के लिए ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग रेट